P का मान कितना हुआ, P1 प्लस P2। तो P1 प्लस P2 यहां पे x1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x2 का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम अधिकतम मान, पहले हम P का कुल का न्यूनतम मान P1 0 तथा अधिकतम मान P2 0 है। यहाँ घटक A और घटक 2 की तुलना में कम वाष्पशील है, अर्थात P1 0 लेस देन P2 0। तो विलयन के साम्य में वाष्प प्रावस्था के संगठन का निर्धारण अवयवों के आंशिक दाब से निर्धारित किया जाता है। यदि Y1 और Y2 क्रमशः अवयव 1 और 2 की साम्यावस्था में मूल अंश हैं, तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू कुल दाब हो जाएगा, P2 बराबर Y2 बराबर P कुल। तो P I बराबर हो जाएगा Y I इंटू P कुल दाब। तो इस तरह से हम वाष्प दाब में किस प्रकार से वाष्प दाब में कमी और अधिक होता है, राउल्ट के नियम के अनुसार हमको पता चल गया। अब राउल्ट के नियम और हेनरी का नियम, हेनरी का नियम हमने देखा है कि गैसों के लिए जब किसी विलयन में गैसों का विलेयता देखी जाती है तो वहां पे जितना अधिक दाब देते हैं उतना उसके मोल अंश उसमें विलय होता है। तो P बराबर KH, जितना KH का मान अधिक होता है वहां विलेयता कम हो जाती है, जितना KH का मान कम होता है उतना विलेयता अधिक होता है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार यदि हम देखें P बराबर KH इंटू X, X यहाँ पे क्या है, मोल अंश है। ठोस, अब हम देखें ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उनका वाष्प दाब। तो विलयनों में अलग महत्वपूर्ण वर्ग द्रव में घुले हुए ठोस पदार्थ का है। उदाहरण के लिए हम देखें सोडियम क्लोराइड जल में घुला हुआ है, ग्लूकोज जल में घुला हुआ है, यूरिया घुला हुआ है, शर्करा घुला हुआ है, और आयोडीन और गंधक जो कार्बन डाइसल्फाइड में घुले हुए हैं। तो विलयनों के जो भौतिक गुण होते हैं शुद्ध विलायक में बहुत अलग होते हैं। किसी दिए गए ताप पर जब द्रव वाष्पित होता है तो साम्यावस्था द्रव की वाष्प एवं विलयन के ऊपर उपस्थित वाष्प तथा उसका संघनन होने पर द्रव की अवस्था, दोनों के बीच में एक साम्य अवस्था होती है। किसके किसके बीच में, वाष्प के बीच में और विलयन के बीच में। वाष्प और विलयन के बीच में साम्य अवस्था, अर्थात वाष्प के कारण संघनन की क्रिया होती है और संघनन के बाद वो द्रव अवस्था में आता है, द्रव फिर वाष्पन की क्रिया के कारण वाष्प बनता है। तो वाष्प दाब यदि विलायक शुद्ध हो तो वहां पे शुद्ध विलायक के अणु पृष्ठ सतह पर, विलयन के पृष्ठ सतह पर विलायक के कण अधिक मौजूद होते हैं। यदि इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दिया जाए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालकर विलयन बनाया जाए तो इसमें क्या होगा, वाष्पदाब केवल विलायक के कण, यहाँ पे विलायक के कण ही वाष्पदाब, क्योंकि अवाष्पशील विलेय पदार्थ यहाँ पे वाष्पन नहीं होगा, तो वाष्पन नहीं होने के कारण उसका संघनन भी नहीं होगा विलेय पदार्थ का, सिर्फ विलायक होगा। तो विलायक के जो यहाँ पे मोल अंश है, विलायक का वाष्पदाब इस विलयन के अपेक्षा इस विलयन में वाष्पदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक अणु विलायक है, एक अणु विलेय है, अणु फिर विलायक है, फिर विलय, अर्थात इस पृष्ठ सतह पर विलायक के कणों की संख्या कम हो गई। तो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब अधिक होता है और विलयन में जहां पे अवाष्पशील विलेय पदार्थ है तो उसका विलयन का वाष्पदाब कम होता है। तो विलयन की सतह पर विलेय और विलायक दोनों के अणु उपस्थित होते हैं, तो सतह पर छोड़ने वाले कणों पर निर्भर करता है। तो विलायकों की कणों की संख्या यहाँ पे कम होने के कारण इसका वाष्पदाब कम होगा, और यहाँ पे विलायकों की संख्या अधिक हो, कणों की संख्या अधिक होने पर इसका वाष्पदाब अधिक होगा। तो अणुओं की संख्या यहाँ पे निर्धारित करती है, इसकी प्रकृति पर निर्धारित नहीं करती। विलायक के वाष्पदाब में कमी विलयन में उपस्थित अवाष्पीय विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। यदि हम 1 किलो जल में यदि 1 मोल शर्करा पदार्थ को मिला दें तो वाष्पदाब में जो लगभग कमी लगभग जो होती है वो 1 मोल यूरिया को भी अगर उतने 1 किलो पानी में यदि हम घोलें तो उतना ही होता है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार हम देखें तो किसी विलयन का प्रत्येक वाष्पशील अवयव
विलयन शब्द है यहाँ पे, इस किसी भी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, उस आंशिक वाष्प दाब जो होता है उसकी मोल प्रभाज अर्थात मोल अंश के समानुपाती होती है। तो बाइनरी विलयन में यदि हम देखें तो विलायक को यदि हम 1 करें और विलायक को हम 2 से व्यक्त करें तो अवाष्पशील विलायक होता है। तो विलायक अणु की वाष्पावस्था में और वाष्पदाब का कारण P1 विलायक का वाष्पदाब हो और X1 उसका मोल अंश हो तो उस शुद्ध विलायक का वाष्पदाब जो होता है P1 0 हो जाता है। तो P1 प्रोपोर्शनल टू X1 अर्थात वाष्पदाब उसके मूल अंश के समानुपाती होती है और P1 बराबर X1 इंटू P1 0। तो P1 यहां पे जो है वो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब कहलाएगा। तो समानुपाती स्थिरांक शुद्ध विलायक के वाष्पदाब Pg1 0 के बराबर है। विलायक में वाष्पदाब और मूल अंश प्रभाव के बीच में यदि हम एक आलेख खींचे, किसके बीच, वाष्पदाब और मूल अंश के बाद, यदि ये शुद्ध विलायक है तो ये एक सीधी लाइन हमको प्राप्त होती है P1 0। क्यों? क्योंकि विलायक शुद्ध है और उसका मूल अंश भी उसी का ही है। तो जितना मूल अंश होगा उसके समानुपाती ही होगा तो उसका वाष्पदाब भी उतना ही, माने एक दूसरे के बराबर होंगे। इस तरह से यदि हम देखें तो द्रव द्रव विलयन को राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श और अनादर्श विलयन, वाष्पदाब के अंतर्गत यदि राउल्ट के नियम का परिपालन होता है पूर्णतः तो उस विलयन को हम आदर्श विलयन कहेंगे। तो जब दो बाइनरी विलयन जब बनता है, द्विअंगी विलयन जब बनता है तो उसमें यदि डेल एच का मान 0 हो, डेल एच का मान बराबर 0 हो, अर्थात कहने का मतलब एंथैल्पी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो और उसी तरह से डेल मिश्रण में भी का भी किसी प्रकार का परिवर्तन यानी आयतन संबंधी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब है कि वह विलयन राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है। तो न इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है और न ही उत्सर्जन होता है और न ही इसके आयतन में किसी प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है। अर्थात डेल एच इक्वल टू 0, डेल बी इक्वल टू 0, अर्थात न इसके एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ न इसके आयतन में परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार के विलयन हर पारास में आदर्श विलयन कहलाता है। अब हम देखें इसके एक उदाहरण हम देखें तो आदर्श व्यवहार किस प्रकार से व्यवहार में प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम एक बाइनरी सॉल्यूशन लें जिसमें A एक घटक है B एक घटक है, तो A और B के बीच में एवं AA और BB, AA मान लो विलायक है, BB मान लो विलय है, तो AA और के बीच में अंतराणुक बल और BB के बीच में अंतराणुक बल। अब A और B के बीच में अंतराणुक बल अर्थात अन्योन्य क्रियाएं किनके बीच में, यदि AA और BB के अतिरिक्त AB प्रकार के अन्य क्रियाएं भी उपस्थित हो रही हैं और AA BB की अपेक्षा अंतर आणविक बल जो है AB में समान यदि हो गया, अर्थात हम मिलाए A और B, AA और BB प्रकार का दो प्रकार के द्रव को हमने मिलाया तो हमको AB प्रकार का प्राप्त हुआ और AB जब प्राप्त हो रहा है इस AB के बीच में अंतराणुक बल उन AA और BB के अंतराणुक बल या अन्योन्य क्रियाएं लगभग बराबर हैं तो ये आदर्श विलयन कहलाएगा। पूर्ण आदर्श विलयन की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन जैसे कि कुछ जैसे एन हेक्सेन है, एन हेप्टेन है, ब्रोमोएथेन है, क्लोरोएथेन है, बेंजीन है, टालुइन है, इन पदार्थों के बीच में इस प्रकार का अन्योन्य क्रियाएं लगभग समान पाई जाती हैं तो ये आदर्श विलयन कहलाती हैं। अब राउल्ट के नियम का जो पालन नहीं कर रहा है, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम को पूर्ण तरह से पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो अनादर्श विलयन में हम देखें क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है। या तो वाष्पदाब जो हम अभी P1 और P2 इक्वल टू P देखे थे, तो जो वाष्पदाब है यदि मूल अंश और वाष्पदाब के बीच में हम रेखा खींचे तो हमको एक सीधी रेखा प्राप्त हुई थी। अब इस रेखा में यदि कर्व ऊपर चला जाए या उस राउल्ट के नियम से उस कर्व से नीचे चला जाए तो उस परिस्थिति में वो